नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आदित्य जिंदल। आई एम अ चेस्ट स्पेशलिस्ट प्रैक्टिसिंग इन जिंदल चेस्ट क्लिनिक चंडीगढ़ एंड आज हम बात करेंगे अस्थमा के बारे में। अस्थमा क्या होता है, कैसे इसको डायग्नोस किया जाता है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं और क्या कैसे इसका इलाज होता है। नाउ अस्थमा इज़ अ एलर्जिक डिजीज जो कॉमनली बच्चों में शुरू होता है, बट इट कैन अकर एट एनी टाइम इन लाइफ, सो विच इज़ कॉल्ड लेट ऑनसेट अस्थमा। बट द टिपिकल चाइल्डहुड ऑनसेट अस्थमा एक यंग एज में बच्चों में शुरू हो जाता है और वो जैसे जैसे बच्चों की एज होती रहती है वो ठीक होता रहता है। टिपिकली इसमें इट इज़ अकर्स बिकॉज ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। इसमें एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं और उन दोनों के मिक्सचर के बेसिस पे ही अस्थमा डेवलप होता है। ज़रूरी नहीं है कि किसी के अगर फैमिली में किसी पेरेंट को या ग्रैंड पेरेंट्स को अस्थमा है तो बच्चे को भी अस्थमा होगा, और सिमिलरली कोई फैमिली हिस्ट्री ना हो तब भी अस्थमा डेवलप हो सकता है। पर ये ज़रूर है कि अगर फैमिली में एक अस्थमा की हिस्ट्री चल रही है तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि बच्चे में अस्थमा डेवलप हो सकता है। बट ये भी डिपेंड करता है कि बच्चा किस तरह की इन्वायरमेंट में एक्सपोज्ड रहता है ड्यूरिंग ग्रोइंग अप ईयर्स एंड इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी व्हेन द चाइल्ड इज इन दी जब बच्चा माँ की पेट में होता है उस समय भी जो डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं दे आल्सो सॉर्ट ऑफ लीड टू अ प्रीडिस्पोजिशन फॉर डेवलपिंग अस्थमा। सो जो कॉमन चीज़ें हैं जो एक हम सॉर्ट ऑफ अवॉइड कर सकते हैं ताकि अस्थमा ना डेवलप हो, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो माँ है या द मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी should totally avoid any kind of smoking or exposure to passive smoking also, कि कोई फैमिली में और स्मोकिंग कर रहे हैं तो ऐसे ना हो कि जो मदर है उसको एक्सपोजर रेगुलर बेसिस पे मिलता रहे। एंड सेकेंडली आजकल की सोसाइटी में विद मॉडर्न ट्रेंड्स लॉट्स ऑफ फीमेल्स आर टेकिंग अप स्मोकिंग ऑल्सो, तो वो एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल अवॉइड करनी है कि स्मोकिंग इज़ एनीवेज बैड फॉर द लंग्स इन एनी फॉर्म, बट मदर्स के लिए स्पेशली इट इज़ वेरी बैड एंड इट कैन लीड टू देयर चिल्ड्रन डेवलपिंग अस्थमा फ्यूचर इन लाइफ। अदर फैक्टर्स हैं कि जैसे इन्वायरमेंटल एयर पोल्यूशन है, इन्वायरमेंटल डस्ट है, एंड एक बड़ा फेमस हाइपोथेसिस या एक थ्योरी है कि हाइजीन हाइपोथेसिस, जिसको हम कहते हैं कि जो बच्चे एक फार्म इन्वायरमेंट में या रूरल इन्वायरमेंट में बड़े हुए हैं उनको अस्थमा के चांसेस कम होते हैं, और जो बच्चे एक अर्बन एनवायरनमेंट में, जैसे जो मॉडर्न अर्बन एनवायरनमेंट है जहाँ पर खूब सारे कारपेट्स एंड कर्टेन्स वगैरह से एक्सपोजर है और बार बार उनको इन्फेक्शंस नहीं होती, जिन बच्चों को बचपन में बार बार रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन छोटी छोटी माइनर सी होती रहती है, उससे उनकी इम्यूनिटी बिल्डअप हो जाती है, और ये थ्योराइज किया गया है कि दे डू नॉट डेवलप और दे हैव लेस चांसेस ऑफ डेवलपिंग asthma later in life. But in areas where there is hygiene is improved, that is why it is called the hygiene hypothesis, वहाँ पर बच्चों के चांसेस बढ़ जाते हैं अस्थमा होने के लिए। वैसे भी ओवरऑल अगर हम हिस्ट्री को देखें तो in the last 100 years or so the incidence of asthma has increased a lot. So this is one of the reasons कि जो हाइजीन हाइपोथेसिस लाया गया कि पहले इतनी हाइजीन नहीं होती थी सोसाइटीज़ में, सैनिटेशन हाइजीन, और जो न्यू आई है उसके कारण अस्थमा का इंसिडेंस इंक्रीज हो रहा है। ऑफ कोर्स हम सिर्फ इसको ब्लेम नहीं कर सकते, देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अदर फैक्टर्स एंड लॉट ऑफ रिसर्च एंड न्यू डेवलपमेंट्स आर नीडेड इससे पहले कि हम बोल सकें कि अस्थमा क्यों होता है। तो जैसे बच्चे को अस्थमा होता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर फ्यू इयर्स लॉट ऑफ चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चों में वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। अडल्ट्स में जो लेट ऑनसेट अस्थमा होता है, मतलब जो बचपन में नहीं था बट अडल्टहुड में डेवलप हुआ है, वो वाला अस्थमा जल्दी जल्दी ठीक नहीं होता है एंड नीड्स टू बी कंट्रोल्ड प्रॉपर्ली। ना अस्थमा में एक बड़ी एक मुश्किल बात ये है या एक परेशानी ये है कि हिंदी में कोई भी जो लंग डिजीज है उसको दमा बोल दिया जाता है। तो खास तौर पे अस्थमा में ये फर्क पड़ता है कि जो अस्थमा इज नॉट such a serious problem like other lung diseases. For example, ILD है, interstitial lung disease, या chronic obstructive pulmonary disease COPD जिसको हम कहते हैं, जो स्मोकिंग से खास तौर पे होता है, which is very similar to asthma, but उसमें बहुत important differences होते हैं। तो commonly इन दोनों को confuse किया जाता है, and because of that lot of people sort of
उसको एक जो दमा बोल के ना उस एक 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 जिसे हम क्या कहते हैं स्टिग्मा सा क्रिएट हो जाता है, और उसके कारण लॉट ऑफ पीपल डू नॉट टेक ट्रीटमेंट फॉर एस्थमा, जो एक बहुत ही गलत बात है, क्योंकि ये इस तरह की बीमारी है जिसको अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है, और उससे पेशेंट की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है, एंड विद मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ द मेडिसिन्स। अस्थमा के सिम्टम्स क्या होते हैं? बच्चों में ज़्यादातर सिम्टम्स होते हैं सूखी खांसी and of course breathing difficulties, but it is important to note that children commonly present with dry cough even before they start developing breathlessness. एक और जो एक मेजर सिम्टम है वो है वीजिंग, या जो सीटियाँ सी छाती में सीटियों की आवाज़ आनी, एंड ये बहुत कॉमन है। अडल्ट्स में भी सिमिलर सिम्टम्स होते हैं, अडल्ट्स में इट मोर ऑफन प्रेजेंट्स एज ब्रेथलेसनेस एंड वीजिंग, एंड कॉफिंग थोड़ी सी रिलेटिवली कम होती है एज कम्पेयर टू चिल्ड्रन, एंड अडल्ट्स में ऑल्सो कंप्लेन ऑफ फीलिंग ऑफ चेस्ट टाइटनेस, कि जी घुटन हो रही है, चेस्ट कंजेशन हो रही है। तो ऑल दीज सिम्टम्स आर क्वाइट टिपिकल ऑफ एस्थमा। एस्थमा में आमतौर पे कोई फीवर या बलगम नहीं प्रोड्यूस होती, माइनर अमाउंट्स ऑफ स्पूटम कैन बी प्रोड्यूस, बट ऐसे कोई सिग्निफिकेंट, जैसे हम कहते हैं कि बहुत भर भर के बलगम आ रही है, एक्सपेक्टोरेशन जिसको मेडिकली बोला जाता है, वो नहीं होता। और यूजली अस्थमा में सिम्टम्स कम हैं। अगर बच्चों में अस्थमा प्रॉपर तरीके से कंट्रोल नहीं किया गया तो इट कैन लीड टू ग्रोथ रिटार्डेशन, मतलब कि जो बच्चे की हाइट है और जो बच्चे का वेट है, अगर वो उसकी ग्रोथ के टाइम पे वो नहीं कंट्रोल गया तो वो अपनी जो प्रॉपर उसमें जो स्टेचर अचीव करना है वो बच्चा नहीं कर पाता। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि चाइल्डहुड में ही अगर ये प्रॉब्लम शुरू हो रही है तो उसको प्रॉपरली कंट्रोल किया जाए। जो अस्थमा के बारे में पता कैसे चलता है कि अस्थमा है या नहीं है? डायग्नोसिस, हाउ डू यू डायग्नोज अस्थमा? सो द डायग्नोसिस ऑफ अस्थमा इज बेसिकली क्लिनिकल डायग्नोसिस, मतलब कि जो डॉक्टर है, जो एक्सपीरियंस डॉक्टर है इस चीज़ में, वो एक पेशेंट की हिस्ट्री लेके उनके सिम्टम्स के बारे में पूछ के उनको क्या प्रॉब्लम्स है उनको चेक करके उसके बेसिस पे डायग्नोसिस बनाया जाता है। जो कुछ टेस्ट्स होते हैं जो हमेशा कंपल्सरी नहीं होते, बट दे कैन बी यूज्ड इन डिफिकल्ट केसेस और टू सपोर्ट द क्लिनिकल डायग्नोसिस, जैसे इसमें टेस्ट एक्सरे होता है, एंड एक स्पायरोमेट्री टेस्ट होता है या पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होते हैं, जिससे हम लंग्स की कैपेसिटी चेक कर सकते हैं, एयर फ्लोस चेक कर सकते हैं। उनके बेसिस पे दे हेल्प अस इन मेकिंग अ डायग्नोसिस, बट द मेन थिंग इन दिस इज द क्लिनिकल सेंस ऑफ द डॉक्टर, क्योंकि वो ही एक सॉर्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जिसके बेसिस पे अस्थमा का डायग्नोसिस बनता है। अस्थमा की ट्रीटमेंट इज़ वेरी क्लियर एंड वेरी इजी, इसकी बड़ी अच्छी अच्छी गाइडलाइंस बनी हुई हैं, बट मेन चीज़ समझने की बात है कि अस्थमा की ट्रीटमेंट इनहेलर्स से होती है। इनहेलर सिर्फ एक फॉर्म ऑफ थेरेपी है। जो सेम मेडिसिन इनहेलर्स में डलती है, उनकी किसी ज़माने में, मतलब आज से 30-40 साल पहले या इवन बिफोर दैट, टैबलेट्स भी आती थी, ठीक है, बट जो टैबलेट्स का जो असर आता है बॉडी के ऊपर वो बहुत ही हाई डोज देना पड़ता है, तब जाके उन टैबलेट्स का बॉडी पे असर आता है। तो उस हाई डोज में काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते थे पेशेंट्स को। तो धीरे धीरे ये साइड इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए इनहेल्ड फॉर्म ऑफ थेरेपी, मतलब कि जो गैस के फॉर्म में थेरेपी होती है वो बनाई गई, और वो इनहेलर में गैस लिक्विड भरा जाता है, जैसे कि एलपीजी सिलेंडर में जो हम नॉर्मल कुकिंग गैस के लिए यूज़ करते हैं, वो उसमें लिक्विड भरा होता है, जैसे ही वो बाहर निकलती है सिलेंडर से, जो लिक्विड होता है उसकी गैस बन जाती है। सिमिलरली जो इनहेलर होता है उसके अंदर सॉर्ट ऑफ लिक्विड फॉर्म में मेडिसिन होती है, जैसे ही उसको प्रेस करते हैं उसको डीप्रेशराइज होकर बाहर आती है, इट बिकम्स अ गैस, एंड दैट गैस इज इनहेल्ड थ्रू द माउथ इनटू द लंग्स, और उससे इमीडिएट इफेक्ट आता है। इन इनहेलर्स इसके और फॉर्म्स भी होते हैं, जैसे पाउडर्ड फॉर्म में भी आते हैं, इवन नेबुलाइजेशन फॉर्म में भी आते हैं, जो हम कई पेरेंट्स जो स्पेशली बच्चों को ट्रीट करते हैं वो काफ़ी कॉमनली यूज़ करते हैं नेबुलाइजर्स को अस्थमा की ट्रीटमेंट में। ऑल दीज जो ये टाइप्स ऑफ मेडिसिन हैं, दे हेल्प इन रिड्यूसिंग द साइड इफेक्ट्स ऑफ दीज मेडिसिन। सो अगर हम इनहेल्ड फॉर्म में ट्रीटमेंट दें या हम गोली के फॉर्म में ट्रीटमेंट दें, तो इनहेल्ड फॉर्म इज ऑलवेज बेटर, बिकॉज उससे पेशेंट को साइड इफेक्ट बहुत ही मिनिमम होते हैं। एक ये कॉमन टेंडेंसी है लोगों में, या एक सॉर्ट ऑफ भ्रम है कि अस्थमा के इनहेलर एक बार शुरू हो गया है उसकी आदत पड़ जाती है ना। बात ये है कि किसी चीज़ की आदत नहीं पड़ती, अब
किसी भी समय अगर बंद करना चाहें इनहेलर तो बंद कर सकते हैं। ओनली थिंग इज दैट कि जो बीमारी है, जो अंडरलाइंग डिजीज शुड बी वेल कंट्रोल्ड बिफोर स्टॉपिंग ट्रीटमेंट। अब जैसे डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट होती है, उनकी भी क्योंकि ये बीमारियां जड़ से नहीं जाती तो इनकी लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चलती है। अस्थमा में इट हैज़ रिलैप्सिंग एंड रिमिटिंग कोर्स कि कुछ देर के लिए प्रॉब्लम बढ़ी हुई होती है, फिर अपने आप ही ठीक हो जाती है। तो जितने दिनों के लिए बड़ी होती है उससे कुछ ज़्यादा देर के लिए हम इनहेलर्स देते हैं और कोई सपोर्टिव ट्रीटमेंट देनी हो देते हैं और उसके बाद उसको बंद कर देते हैं। मे बी आफ्टर फ्यू मंथ्स और मे बी इवन आफ्टर फ्यू ईयर्स द डिजीज़ कैन फ्लेयर अप अगेन, तो उसके लिए फिर से ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। जो ये इनहेलर्स का भ्रम है कि इनकी आदत लग जाती है, ये इसलिए आया है बिकॉज जो सीओपीडी बीमारी है जो हमने पहले मेंशन करी थी, विच अकर्स ड्यू टू स्मोकिंग, इज वेरी सिमिलर टू एस्थमा, बट उसमें लंग्स खराब हो जाते हैं बिकॉज ऑफ स्मोकिंग और उनमें भी इनहेलर से ही ट्रीटमेंट करी जाती है। और क्योंकि वो लंग्स ऑलरेडी इतने खराब हो चुके होते हैं तो वी कैन नॉट स्टॉप ट्रीटमेंट देयर। सो इन दोज केसेस treatment has to be continued for practically lifelong depending on the severity of the disease and क्योंकि हिंदी में दोनों को दमा कह देते हैं commonly, इसलिए एक ये धीरे धीरे over the years एक ये sort of rumor या कह लीजिए इसको या मिस sort of understanding फैल गई है कि एक बार इनहेलर शुरू हो जाएं तो उनकी आदत पड़ जाती है अस्थमा में। So that's all.